नमस्कार इंदौर, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 13 मई शुक्रवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। पुणे के 5 बदमाशों ने चोरी की वारदात करने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन को अपना ठिकाना बना लिया। यह टैक्सी हायर करके आते थे और वारदात कर टैक्सी से ही फरार हो जाते थे। इनके निशाने पर लंबे रूट की ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाएं होती थी। बदमाशों से 2 वारदातों का पता चला है, अभी पूछताछ जारी है और कुछ और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। पुणे के इन बदमाशों के नाम राजू शेलके, किशोर परमार, किरण, धीरज वाणी और जयराज परमार हैं। पांचों एक ही मोहल्ले में किराए के मकानों में रहते हैं। उन्होंने उज्जैन स्टेशन को चोरी के लिए ठिकाना बना रखा था। यह लोग टैक्सी से उज्जैन आते थे और रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते थे। उज्जैन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की बॉगी में यह अकेली महिला को तलाशते थे। महिला के लेडीज पर्स इनके निशाने पर होते थे। यह चुपचाप से पर्स उड़ाकर वापस पुणे चले जाते थे। महिला पर्स उड़ाने के पीछे इनका मकसद ज्वेलरी रहता था, क्योंकि अधिकतर महिलाएं सफर में अपनी ज्वेलरी पर्स में रखती हैं। ऐसे में एक ही झटके में लाखों का माल हाथ लग जाता है। आरोपियों ने उज्जैन स्टेशन पर 2 वारदातें करना कबूल की है। इसमें से एक वारदात में इनके हाथ 19 लाख की ज्वेलरी लगी थी, जबकि दूसरी में 2 लाख की। रेलवे स्टेशन और टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज में इनकी इमेज मिली है। इस आधार पर रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि इनसे काफी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जीआरपी एसपी निवेदिता गुप्ता ने बताया कि उज्जैन ट्रांजिट स्टेशन है। श्री महाकालेश्वर मंदिर होने से यहाँ से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों में आते जाते हैं, इसलिए बदमाशों ने वारदात के लिए उज्जैन स्टेशन का चुनाव किया था। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ और भी वारदातों के सामने आने का अंदेशा है। अपने वहाँ लेडीज़ पर्स लिफ्ट अप होते हैं, जिसमें सोने के सामान जनरली चोरी होते रहते हैं। तो लगातार जो है 2020 में भी एक चोरी हुई थी। उस समय कोविड टाइम था तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया था। अभी डीएसपी उज्जैन का प्रभार मैंने संतोष दमदौरिया करके उनको दिया है। तो ट्रेन में चोरी करने का वारदात जो है वो टोल प्लाजा से कहीं ना कहीं कनेक्ट दिखा। तो फाइनली वी गॉट टू नो कि महाराष्ट्र के कुछ बंदे हायर करते हैं गाड़ी, वो महाराष्ट्र पुणे से चल के यहाँ उज्जैन आकर के चोरी करते हैं ट्रेन से और फिर वापस जाते हैं। तो इनका मूवमेंट लगभग 10 इंसिडेंट में मिला। अभी उनसे बरामदगी तो नहीं हो पाई है। उनके नाम है राजू शेलके, दूसरा किशोर परमार, तीसरा किरण और चौथा धीरज और 5वां जयराज। ये धीरज वाणी करके हैं और जयराज परमार। टोटल 5 बंदे हैं। ये पांचों बंदों का जो है मूवमेंट केवल चोरी के लिए हायर की करके गाड़ी लिया, यहाँ के ट्रेन में चोरी की, फिर वापस बाई रोड जाते हैं। तो उनको डिटेक्ट करके हम लोगों ने ज़िले के ही थोड़ी फोर्स की सहायता से उज्जैन रोड से पकड़ा है इन्हें। इंदौर के एमवा अस्पताल में गोलीकांड करने वाले बदमाश सलमान लाला को वीडियो जारी कर चैलेंज करने वाले बदमाश भैयू सुरीला के सुर पुलिस की हिरासत में आते ही बदल गए। पुलिस ने सुरीला को पहले थाने में जमकर कूटा, फिर सड़क पर पैदल जुलूस निकालकर रास्ते भर हाथ साफ किए। पिटाई से सुरीला का सीधा हाथ और सीधा पैर टूट गया। लंगड़ाते हुए सुरीला जब सड़क पर निकला तो कान पकड़कर अपराध नहीं करने की दुहाई देता रहा। दरअसल सुरीला चर्चा में तब आया था जब उसने कुख्यात बदमाश सलमान लाला को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर आप सही में बदमाश हो तो कॉल मी, इन्फॉर्म मी, एड्रेस मी। यार सलमान लाला, अगर आप वाकई में ही बदमाश हो तो कॉल मी, इन्फॉर्म मी, यू एड्रेस मी। लाला ने तो सुरीला का चैलेंज स्वीकार नहीं किया, लेकिन भैयू ने आजाद नगर में लूट की वारदात करके पुलिस को चुनौती जरूर दे दी। इस दौरान उसने खजराना और उज्जैन में भी वारदात की। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी और आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, हिरासत में ही सुरीला की जमकर पूजा की गई। फिर उसके ही इलाके में जुलूस निकाला गया और इसमें सुरीला यह कहता नजर आया कि पुलिस ने उसे सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वह नहीं सुधरा। आप लोग भी अपराध मत करना। देखो भाई लोग, अपराध मत करना। टीवी साहब ने मेरे को मौका दिया था सुधरने का, मैं सुधर नहीं पाया, तो उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। सबसे हाथ जोड़ने निवेदन है कि अपराध मत करना, वो बिगड़ अपराध करे रहना। टीआई दिनेश वर्मा ने बताया, एहसान उर्फ भैयू सुरीला पुत्र अनवर को खजराना से पकड़ा गया। उस पर 32 अपराध दर्ज है और 10,000 रुपए का इनाम भी है। क्योंकि अक्सर अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, लगातार इसके विरुद्ध पूर्व में कार्रवाइयां की गई हैं, जेल में भी रहा है और इसके ऊपर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में भी ये इसके विरुद्ध कई सारे मामलों में वांटेड था। उज्जैन के भी कुछ मामले हैं, दीगर जिलों के भी मामले हैं।
बीच में इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेके मीडिया के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से बताया गया था कि ये लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चय ही एक इलाके में इसका खौफ बनाने का ये प्रयास कर रहा था। इसको पुलिस की टीम लगातार इसके मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी। इसका शहर में आना जाना की अपने को जानकारी मिली थी, उसी के आधार पे इसको अप्रीहेंड किया गया। और चूंकि इसका पूरा दहशत था इलाके में और ये और दहशत बनाने का प्रयास कर रहा था, तो इसलिए इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA की कार्रवाई की गई है, इसको पकड़ा गया है। साथ ही साथ आगे जो अन्य मामले हैं जिनमें ये वांटेड है, उनमें भी इसकी टेक्निकल गिरफ्तारियाँ की जाएंगी और इसके जो प्रॉपर्टी इत्यादि है उसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि इसके जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, अतिक्रमण इत्यादि है या सरकारी जमीन पे कब्जे इत्यादि है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। मराठी सोशल ग्रुप की मैंगो जतरा में 2 साल बाद भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के कारण 2 साल से जतरा नहीं हुई थी। जतरा की खासियत महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से आए आम है। अल्फांसो और हापुस वैरायटियों के यह आम पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इनके दीवानों ने जमकर आम का लुत्फ लिया। 3 दिवसीय जतरा में करीब 30 से ज्यादा व्यापारी अपने यहाँ की बेस्ट वैरायटी के आम लेकर आए हैं। व्यापारियों के साथ ही आम के दीवानों की कमी भी नहीं है। आमों की खासियत यह है कि यह जैविक तरीके से तैयार किए गए हैं। आमों की कीमत उनकी क्वालिटी और आकार के हिसाब से है, लेकिन स्वाद के मामले में यह बेजोड़ है। जतरा की खासियत यह है कि यह आम वजन के बजाय नग से बिक रहे हैं। क्वालिटी के अनुसार ही आम की कीमत है। छोटे साइज के हापुस आम 700 से 800 रुपए दर्जन है, जबकि बड़े आमों की कीमत 1000 से 1200 रुपए दर्जन है। रत्नागिरी से आए सागर देसाई ने बताया कि यह आम पूरी तरह जैविक तरीके से तैयार किए गए हैं। यह एकदम ओरिजिनल है। रत्नागिरी के संजय प्रताप राव पहली बार जतरा में आए हैं। रिस्पांस को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मिलीजुली रही। रत्नागिरी के आए राजेश झा ने बताया कि 2 साल बाद आयोजन होने के बावजूद लोगों का रिस्पांस अच्छा है। उम्मीद है कि सभी को आम मिल जाए। सिंधुगढ़ देवगढ़ का हापुस लेकर आए प्रकाश चंद्र ओझा ने बताया कि 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के आम हैं। आम विक्रेताओं के साथ आम के शौकीनों ने भी जतरा में शिरकत की। जतरा में पहुंची डॉक्टर सुषमा रावत ने बताया कि जतरा का आयोजन अच्छा प्रयास है। इस मेले में सब लोग मिल जाते हैं। वैसे भी फल खाना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। जतरा देखने आए क्रिटी डोसोबायर ने बताया कि जतरा में आकर अच्छा लगा। स्टॉलों पर जाकर आम देख रहे हैं। मराठी सोशल ग्रुप के सुधीर दांडेकर ने बताया कि बहुत बेहतर रिस्पांस है। उद्घाटन से पहले ही लोग पहुंच गए थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिन में 40,000 दर्जन आम बिक जाएंगे। बहरहाल आप भी आमों के असली स्वाद का मजा लेना चाहते हैं तो एक बार जतरा में जरूर जाए। यहाँ अल्फांसो और हापुस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब हापुस है, रत्नागिरी हापुस है जो पूरे देश में चलता है, जो जिसका नाम है हापुस, रियल मैंगो बोलते हैं जिसको, जो हापुस होता है जिसको, वो हम रत्नागिरी से लेके आए। यहाँ पे देवगढ़ और रत्नागिरी दोनों का, देवगढ़ और रत्नागिरी का दोनों डिस्ट्रिक्ट का आम है। यह आम बहुत ही अच्छा है और ओरिजिनल आम है जिसको हापुस कहते हैं, ओरिजिनल। हर साल आते हैं। 2 साल कोरोना था इसलिए बहुत परेशानी थी, लेकिन इस साल आए तो बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अभी चालू हो गया लेकिन रिस्पांस तो अच्छा है। किस रेंज का आम है? अभी 700 रुपये डजन है, 800 रुपये डजन है। साइज़ के हिसाब से आम का रेट ठहरता है। हाँ, ये मराठी सोशल ग्रुप का ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि महाराष्ट्र से बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैंगोज़ वो लाते हैं और इंदौर के वासियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर रहती है कि 3 दिन का मैंगो जतरा आयोजित होता है और सब में इतना उत्साह है कि हम तो पहले दिन ही आ गए हैं। और माहौल भी ऐसा रहता है कि सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो इट इज़ लाइक मेला, जीवन का ये मेला है जहाँ सब लोग मिल भी जाते हैं, खाने पीने का भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मतलब इंदौर वासियों को तरह तरह के आमों का स्वाद चखने को मिल जाता है। हम तो रत्नागिरी लांजा तालुके से आ रहे हैं। अभी 3 साल कोरोना का इवेंट थोड़ा सा नरम है, लेकिन आम भी कम है और मौसम भी ख़राब है, इसलिए तो थोड़ा हमको थोड़ा दिक्कत है। लेकिन आम कम है इसलिए थोड़ा रेट भी ज़्यादा है, लेकिन असली आम है और कोई भी केमिकल बगैर आम पकाया है, इसलिए अच्छा है। वो आप
खरीद सकते हैं। आज तो पहला दिन है यहाँ का, तो काफ़ी पहले से काफ़ी क्राउड भी देखने को मिल रहा है। अब सैटरडे संडेज़ को और ज़्यादा रश रहेगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने पहले दिन ही यहाँ पे सोचा कि ट्राई कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी स्टार्ट ही किया है, बस मैंगो के स्टॉल पे गए थे, अभी दूसरे भी स्टॉल्स पे जाएंगे। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ के जो सदस्य हैं उन लोगों का। ये यहाँ पे अपने सिंधुगढ़ का हाफूस आम आया है, सिंधुगढ़ ज़िले का प्योर मतलब जैविक रहता है। इसको जैविक पद्धति से पकाया जाता है, इसमें केमिकल वगैरह की जो मात्रा है वो नहीं। और जो हाफूस आम के नाम से पूरे जो वर्ल्ड में प्रसिद्ध है वो देवगढ़ ज़िले का ही है, और उसका आम यहाँ होते हैं। कितनी वैरायटियाँ हैं इसमें क्या अलग अलग, जैसे कि रत्नागिरी का एक अलग है और इसमें अलग वैरायटी एक ही है, पर साइज़ जो है छोटा बड़ा रहता है। वैरायटी इसमें कोई वैसा भाव यहाँ पे 1200 रुपये दर्जन, यानी जो छोटा साइज है 1000 से लेके 1200 रुपये दर्जन तक उसके भाव है। मुख्यतः अल्फांसो ही अवेलेबल है। रत्नागिरी कोकण का अल्फांसो ही बहुत फेमस है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। गौमूत्र और नीम के उससे पेस्ट कंट्रोल करते हैं ये, और 2 साल बाद हुआ है तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, सुबह 9 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। आगे कितने दिनों का ये 15 तारीख तक शाम को 9 बजे तक चलेगा रात को। अब उम्मीद अभी तो देखो क्या कह सकते हैं इसके लिए, अभी लोगों का प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है कि सबको आम मिल जाए, हमारी कोशिश ये है कि सबको आम मिल जाए। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा आयोजित मैंगो यात्रा का ये 10वां वर्ष है, और निश्चित ही 2 साल की लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। कोरोना के कारण हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो इस बार हम लोगों ने करीब 25 किसानों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो अपने अल्फांसो हापुस, ओरिजिनल हापुस जिसको कहते हैं, जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, वो लेकर यहाँ पर आए। ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी आरक्षण खत्म कर रही है। कांग्रेस हर हाल में ओबीसी आरक्षण दिलाकर रहेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 मई 2022 को निकाय चुनाव में ओबीसी के 27% प्रत्याशियों को टिकट देने का ऐलान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला इसलिए देना पड़ा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लाई और बाद में न्यायालय के दबाव में इस असंवैधानिक अध्यादेश को वापस ले लिया। भाजपा सरकार ने ओबीसी के खिलाफ यह काम आरएसएस और भाजपा के गुप्त एजेंडे के तहत किया है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है, तब बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी के अधिकार छीनने का काम किया है। देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज़ की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी, और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों पे, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है, तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया। लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर एक अध्यादेश सामने लाए। वो अध्यादेश असंवैधानिक था, जिसके अंदर रोटेशन को समाप्त किया गया, परिसीमन को समाप्त किया गया, और जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया कि न्यायालय में उसको चुनौती मिले। जब न्यायालय में चुनौती मिली तो न्यायालय में जब इस पर सुनवाई हुई तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार की तरह इसके ऊपर रोक लगा दी गई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस को जवाब देने के लिए भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया।
प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की उपस्थिति में कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपील दायर कर दी है। जिराती के मुताबिक बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराए जाने की परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही थी और वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना जैसे काम हो भी चुके थे। लेकिन कांग्रेस 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई और चुनाव प्रभावी कर दिया। न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझाकर ओबीसी हितों को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग बनाकर 600 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है और उसमें बताया है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ क्षेत्रवार संख्या 48% से ज्यादा है। कांग्रेस चुनाव से डरती है क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि उनका जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से उन्होंने छला था, जिस तरह से वचन पत्रों के माध्यम से उन्होंने वोटों को खींचने का काम किया था, वोटों पर डाका डालने का काम किया था, उसी प्रकार उन्होंने सत्ता को तो हथिया लिया, लेकिन उनको ये लग नहीं रहा था कि परिस्थितियां उनके विपरीत जाने वाली है। थोड़े दिन में वो जो सत्ता को भोग रहे थे, जिस गलत तरीके से उन्होंने सत्ता को अपनाया था, वो सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। जैसे ही जाने की बात हुई तो उन्होंने एक बड़ा शगुफा छोड़ा जो भी तथ्यहीन था। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण देने का काम हम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात आप देखिए कि ना तो उनका कोई वकील वहाँ पर जा कर के खड़ा होता है, ना किसी तरह की उनकी कोई संवैधानिक प्रोसेस होती है। सिर्फ उन्होंने शगुफा छोड़ा और ओबीसी को उन्होंने पकड़ करके अपने पक्ष में लाने का कार्य किया। सावरिया धाम के पास रहने वाली एक महिला पर पड़ोसी का दिल आ गया। महिला का पति फैक्ट्री में काम करता है। जैसे ही पति फैक्ट्री के लिए निकलता है, पड़ोसी महिला से छेड़छाड़ करने लगता है। पिछले दिनों तो मनचले ने हद ही कर दी। वह महिला के घर में घुस गया और अश्लील हरकत कर डाली। दरअसल मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। मूसाखेड़ी में सावरिया धाम के पास पीड़िता रहती है। मूलतः दमोह में रहने वाली महिला का पति इंदौर की फैक्ट्री में काम करता है। महिला को पास में ही रहने वाला रमेश भार्गव नामक मनचला आए दिन परेशान करता है। वह महिला से अश्लील हरकतें करता है और उससे छेड़छाड़ करता है। पिछले दिनों उसने अश्लील हरकत कर दी। महिला ने शिकायत आजाद नगर पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सावरिया धाम मंदिर के पास में एक महिला है जो दमोह जिले की रहने वाली है। यहाँ उसका पति फैक्ट्री में काम करता है। वो घर में थी तो दिन में एक पड़ोस में एक व्यक्ति रहता, रमेश भार्गव, वो आया और उसने एक दो बार बीच में उसको कमेंट्स किया था, ध्यान नहीं दिया, तो उसके घर में घुसा और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी की हाथ पकड़ा और अश्लील हरकतें करने लगा, जिस पर से 452, 354 मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को पुलिस सुरक्षा में लिया है, जिसका माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 4 साल पहले परीक्षा पास करने वाले आवेदक इंटरव्यू नहीं होने से परेशान है। चयनित आवेदकों ने इंटरव्यू को लेकर रेसिडेंसी पर प्रदर्शन किया। दरअसल 2018 में मुख्य परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को चिंता इस बात की है कि समय गुजरा जा रहा है और उनकी उम्र बढ़ रही है। कोरोना काल के कारण इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित नहीं किए गए थे, जबकि कोरोना की विषम परिस्थितियों में इन आवेदकों ने मुख्य परीक्षा देकर इंटरव्यू का अधिकार हासिल किया है। 4 सालों से कोरोना और आर्थिक तंगी के बीच इन आवेदकों का इंटरव्यू नहीं होने से इनका भविष्य खतरे में आ गया है। 2019 में पीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभिषेक वायकर ने कहा, हमारे लिए एक एक दिन कीमती है। साक्षात्कार नहीं होने से सिलेक्शन का पता नहीं चल रहा। ऐसे में हम कहाँ जाएं? हम 1918 आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वो परीक्षार्थी आए हैं जो 2019 में चले थे अपने कुछ सपने लेके, अपने परिवारों की कोई उम्मीदों के साथ आगे। हमने दिया था 2019 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा, जिसका आज तक साक्षात्कार नहीं हो पाया है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हमने जैसे जैसे आयोग ने जो हमें निर्देश दिए वो पालन करते रहे। जनवरी 2020 में हमारी प्री परीक्षा होती है। एक वर्ष पश्चात लगभग मार्च 2021 में हमारी मुख्य परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2020 को आ चुका है, 21 को आ चुका है।
लेकिन अभी तक हमारे साक्षात्कार आयोजित नहीं हो पाए हैं। हम में से सर कई ऐसे लोग हैं जो ये सोच के आएंगे कि हमको तो 1 साल की तैयारी करनी है, हमारा 1 साल में सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा भी कुछ सर क्षमताएं होती है, सीमाएं होती है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो। पर यह जो 1 साल अब 4 साल में तब्दील होने लग गया, तो हमारे सामने विकट संकट आ गया है कि अब हम करें क्या। सर हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हम जो 1918 लोग चयनित हो चुके हैं, मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं, इन लोगों का साक्षात्कार जल्द से जल्द आयोजित करवाया जाए। सेंट्रल जेल में एनडीपीएस एक्ट की सजा से बचने के लिए आलीराजपुर के एक बंदी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दिया। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने बंदी को तो दबोचा ही, उसके लिए प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आलीराजपुर का रहने वाला अभिषेक जैन सेंट्रल जेल में एनडीपीएस की सजा काट रहा था। वह पेरोल पर छूटा और सजा से बचने के लिए वह जुगाड़ जमाने लगा। इस बीच उसे आइडिया आया कि अगर अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश कर दिया जाए तो उसे सजा नहीं काटनी पड़ेगी। ऐसे में उसने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जुगाड़ जमाया। उसके इस काम में गुजरात के वडोदरा के रिंकू चौधरी और छोटा उदयपुर के नौशाद ने भी मदद की। अभिषेक के परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश भी कर दिया, लेकिन यह अफसरों की नजर से बच नहीं सका। ऐसे में आरोपी के खिलाफ तो पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया ही, रिंकू चौधरी और नौशाद को भी आरोपी बना दिया। अब दोनों हिरासत में हैं। पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। जी, ये अभिषेक जैन को जो पूर्व में हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो उसको जो ये नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में जिसने सहयोग किया था, तो रिंकू चौधरी वडोदरा का था और 2 व्यक्ति छोटा उदयपुर में के थे, जिनमें से हमारी टीम जब उदयपुर और छोटा उदयपुर और वडोदरा गई तो वहाँ से रिंकू चौधरी को हिरासत में लेकर और छोटा उदयपुर से नौशाद को, इनको 2 लोग को लेके आई है और इन लोग का माननीय न्यायालय पेश करके हमने 2 दिन का पीआर लिया है। तो आगे की विवेचना के लिए आज फिर टीम पुनः वडोदरा और छोटा उदयपुर जा रही है और साक्ष्य संग्रहण हेतु, और उसके पश्चात फिर पुनः लाकर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के बाबर गांव के रहने वाली 18 साल की रंजीता पिता गुलाब दास की जहर खाने से मौत हो गई। रंजीता अपने मामा संतोष के साथ रहती थी। 8 मई को लाइट गई हुई थी। इसी दौरान दवा की जगह रंजीता ने भूलवश जहर खा लिया। 12 मई को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शिवाजी प्रतिमा का काम देखने पूर्व MIC मेंबर सुधीर डेड़गे पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा पर चल रहे कार्यों का मुआयना किया और सही स्थिति देखी। निर्माण कार्य में झालावाड़ के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। मल्हारगंज थाने के रामगंज जिंसी में एक बदमाश ने सूने मकान में चोरी की वारदात कर डाली। वह जेवरात के साथ घर का सामान भी ले उड़ा। रामगंज की रहने वाली उषा शर्मा पारिवारिक काम से घर से बाहर गई थी। करीब 10 दिन बाहर रहने के बाद वह लौटी तो उनकी जेवरात और घरेलू सामान चोरी हो चुका था। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। खोजबीन के बाद पुलिस ने आदतन बदमाश लखन कौशल को धर दबोचा। उसने वारदात करना कबूल कर लिया। घर में छिपाया माल भी उसने बरामद करवा दिया। थाना प्रभारी के अनुसार लखन नशे का आदी है और वह वारदात करता रहता है। सोलापुर मंडल में मेगा ब्लॉक होने का असर इंदौर से आने जाने वाली 4 ट्रेनों पर पड़ेगा। यह ट्रेन अलग अलग तारीखों पर अलग अलग स्थानों पर निरस्त रहेगी। सोलापुर मंडल के दौंड यार्ड में ROB बनाया जा रहा है। इसके लिए ब्लॉक लिया गया है। इंदौर रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि इंदौर दौंड और दौंड इंदौर एक्सप्रेस 12 मई से 29 मई तक पुणे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इस तरह यह ट्रेन पुणे से दौंड के बीच निरस्त रहेगी। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उत्साह और उमंग के साथ शुभारंभ हुआ। सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कॉन्क्लेव में लगाई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, सचिव P नरहरी और संचालक विशेष गढ़पाले उपस्थित थे। प्रदर्शनी में नए स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यम को प्रदर्शित किया गया है। इंदौर में भूजल संरक्षण को लेकर चल रही कवायद के बीच इंदौर नगर निगम आयुक्त ने शहर के सभी शासकीय विभागों से सहयोग मांगा है, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त द्वारा सभी शासकीय विभागों को पत्र लिखकर अपने कार्यालय में वाटर चार्जिंग सिस्टम लगाने की अपील की गई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।